नमस्कार, स्वागत है आपका हिंदी नेशन चैनल में। इस वक्त मैं पटना हाईकोर्ट के बार काउंसिल में हूँ और मैं आपको बता दूं कि मेरे साथ हैं श्री धर्मनाथ यादव जी, जो कि अखिल भारतीय अधिवक्ता कल्याण मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और बिहार बार काउंसिल में पिछले 35 सालों से ये बतौर सदस्य के तौर पे अपनी सेवा दे रहे हैं। इसके अलावा भी पटना हाईकोर्ट में न जाने कितने सारे केसेज मुकदमे इनके माध्यम से गुजरे हैं और तमाम तरह के इनके इतिहास रहे हैं। तो देर न करते हुए आज हम बात करते हैं श्री धर्मनाथ यादव जी से। धर्मनाथ यादव जी, हिंदी नेशन चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार भाई, आपका भी स्वागत है। सबसे पहले सर अपना परिचय देते हुए इस समिति के बारे में कुछ बताएं सर, इसका क्या उद्देश्य है? मैं धर्मनाथ प्रसाद यादव, अध्यक्ष अखिल भारतीय कल्याण समिति भारत। ये समिति 2016 में स्थापित हुई और तब से ये लगातार अधिवक्ताओं के कल्याणार्थ काम करती है। एक लौती संस्था ये है जो तीनों विंग को लेकर चलती है, न्याय पाने वाले, न्याय देने वाले और न्याय दिलाने। 2023 में जी बिहार बार काउंसिल का जो चुनाव हुआ उसको लेकर कई विवाद उत्पन्न हो गए हैं। मैंने सुना है कि उसमें कई तरह के गड़बड़ियां हुई हैं, तो उस पर क्या आपकी टिप्पणी होगी सर, उस पर आप जरा बताएं। बिहार बार काउंसिल इलेक्शन 2023 ये सचमुच एक अद्भुत सा इलेक्शन हुआ। पहली बार मैं चुनाव लड़ा था 1989 में और तब से लगातार मैं छठी बार जीतता रहा हूँ और बड़े सारे अनुभव रहे हैं हमारे चुनाव के, बिहार स्टेट बार काउंसिल के भी, बाकी भारतवर्ष के तमाम वर्गों के जो चुनाव हुआ करते सरकार से लेकर के स्तर पर। इस बार जो चुनाव हुआ इसके बारे में प्रतिक्रिया की बात आपने बहुत अच्छी बात पूछी। मुझे ये लगा कि ये चुनाव कुछ विचित्र ढंग से, जिसमें कानून के पंडितों ने कानून को धज्जी उड़ाते हुए, कानून को नजरअंदाज करते हुए, सब चीज को दरकिनार करते हुए इस चुनाव को संपन्न करने का प्रयास किया है। जी अच्छा, क्या गड़बड़ी आप 2-3 मुद्दे या 2-3 पॉइंट्स उसको हाईलाइट कर सकते हैं क्या हमारे दर्शकों के लिए? मैं कर सकता हूं ये कि माननीय उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के निर्देश 10/4/2023 एवं बार काउंसिल ऑफ इंडिया के निर्णय 17/10/2023 और इलेक्शन ट्रिब्यूनल 3 के निर्णय 28/11/23 तीनों निर्णयों को भी नजरअंदाज करते हुए इन लोगों ने चुनाव में इस बार गड़बड़ियां। ये माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश थे कि बिना वेरिफिकेशन के चुनाव नहीं होंगे। ये बार काउंसिल इंडिया का निर्देश था, बिना वेरिफिकेशन वकीलों का किए हुए अब चुनाव नहीं होगा। और ये निर्णय यहाँ तक इलेक्शन कमीशन ने लास्ट में कह दिया अपने 28/11/23 के आदेश में कि चुनाव के कार्य बहुत बढ़ गए हैं, इससे चुनाव कराया जाए, परंतु इसका रिजल्ट का पब्लिकेशन तब तक नहीं होगा जब तक जो है सो वेरिफिकेशन वकीलों का नहीं हो जा रहा, सर्टिफिकेट्स का। इन तीनों चीजों को नजरअंदाज करते हुए चुनाव इस बार किया गया। सबसे दुखद बात ये हुई कि जब चुनाव के बाद जो काउंटिंग शुरू हुई तो काउंटिंग में पहली बार देखा गया कि यहाँ कैंडिडेट्स के और कैंडिडेट्स के एजेंट को वंचित कर दिया गया काउंटिंग में रहने से। ये जो घटना घटी, आप जो बात कर रहे हैं, ये पटना में घटी या पूरे बिहार के अलग अलग जिलों में, कहाँ मतलब हुई ये आपके? ये चुनाव जो हुए पूरे बिहार में होते हैं। 155 बूथ बनाए गए थे इसके 38 जिले में जी। किसी जिले में 2 बूथ, किसी जिले में 3 बूथ, किसी जिले में 1 बूथ, संख्या के आधार पर ये पूरे बिहार के विधिमंडलों में जहाँ जहाँ वकील व्यवसाय करते हैं वहाँ इसका केंद्र बनाए जाते हैं। तो पूरे बिहार का ये माहौल रहा है, पूरे बिहार की स्थिति बच रही है। मैं एक लाइन आपको कहना चाह रहा था इस बिंदु पर ये कि बीच में जब गिनती शुरू हुई, जब काउंटिंग शुरू हुई, उस काउंटिंग में क्या कहते हैं जो रूल बनाए गए हैं अभी, गलत या सही जो भी रूल हमारे चल रहे हैं, इस रूल के 3B के अनुसार था कि सर कौन सा बैलेट आपका एग्जॉस्ट नहीं करेगा, उन बैलेटों को नजरअंदाज करते हुए एग्जॉस्ट कर दिया गया। और जब गलती शुरू हुई उसके बाद तमाम तरह के वो टेम्परिंग पाए गए, उसमें तमाम तरह की जो सो गड़बड़ियाँ पाई गई, बैलेट्स में बदलने की शिकायत आई और सारी शिकायतों के बाद जो है सो हमने बल्कि अपने RO साहब को निवेदन किया लिखित, जिसे उन्होंने अस्वीकार कर दिया, जो हमारी समझदारी से बिल्कुल ही गलत ऑर्डर था और गैर कानूनी था, जिसको मैंने चुनौती दिया इलेक्शन ट्रिब्यूनल 3 में दिल्ली। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने यह कहते हुए एडमिट किया मेरे अपील को
कि इट इज ए क्वेश्चन ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ, हेंस वी आर इंक्लाइंड टू एडमिट दिस अपील। यह कहते हुए अपील करके उन्होंने 10 दिन के अंदर में कहा कि साहब आप रिजल्ट को प्रकाशित नहीं करेंगे, गजट नहीं करेंगे, और आप काउंटिंग कर रहे हैं तो काउंटिंग आप कर लें, और उसके बाद जो है तो सारे बक्सा को, सारे जो है बैलेंस पेपर को सील करके दिल्ली भेज दें। जी बिल्कुल, बहुत गंभीर मुद्दा है और इसका जो है समाधान होना चाहिए, और आपने पिटीशन दायर भी किया हुआ है। तो क्या लगता है कि आपको आने वाले दिनों में इसका कुछ मतलब निष्कर्ष निकलेगा कुछ? हम लोग न्यायपालिका से जुड़े हुए लोग हैं जी। और इस देश में न्यायपालिका ही अभी सारे कार्यों को संपादित कर रही है, जहाँ तक मेरा ख्याल है। बाकी तब फेल ही चल रहा है। न्यायपालिका पर भरोसा सबको है, मुझे भी है। मैं तो इस न्यायपालिका के रीढ़ हूँ, मैं करी हूँ इसका, इसलिए मुझे पूरा भरोसा है कि कहीं न कहीं न्याय मिलेगा। यह अन्याय जो हो रहा है इसको इसलिए दूर करना चाहिए कि ये संस्था है, संस्था अमर है, संस्था को रहना है। व्यक्ति आएगा जाएगा, हारना जीतना अपना अलग जगह देना पड़ेगा। बिल्कुल। अच्छा, ये तो धर्मनाथ यादव जी आपने बहुत अच्छी बात बताई, और इसके अलावा वकीलों के कल्याण के लिए भी आप बहुत सारी मतलब योजनाएं चला रहे हैं। बहुत उनके पेंशन को लेकर के आंदोलन आप करते हैं, उनके हक को लेकर के, उनके अधिकार को लेकर के आप आंदोलन करते रहते हैं, उसके बारे में कुछ बताइए सर। बहुत सुंदर सवाल आपने किया भाई जी। तो जो मेरा 35 साल का अनुभव है, 35 साल के पहले भी मैं एक स्वयंसेवी संस्था बना करके, जिसका मैं जनक कहा जाता हूँ, 27 जून 77 को एक युवा अधिवक्ता कल्याण समिति बिहार का गठन किया था, और उसके बैनर के तले अधिवक्ताओं के कल्याणार्थ 16 सूत्री मांग बना करके, और 6 बार 1981 से लेकर 86 तक 6 बार मैंने बिहार के लोगों को जेल यात्रा कराया, अपने भी जेल यात्रा किया। तदोपरांत एडवोकेट्स वेलफेयर फंड एक्ट 1983 और रूल 84 पारित हुआ, जिसके तहत हमारे वकीलों को आज मरने पर लगभग 7 लाख रुपए तक अनुदान मिलता है, और चिकित्सा अनुदान के रूप में 2 लाख रुपए तक मिलता है, और फिर जो सो सेवानिवृत्त होने पर उनको 4-4.5 लाख रुपए की बात होती है। ये बहुत बड़ी बात है। बिहार स्टेट बार काउंसिल नहीं, ये जो है सो एक नियम बनाया गया, जो जिस समय मैं काउंसिल में कुछ नहीं था उन दिनों में, माने 89 में मैं पहली बार आया, और 86 तक ये सारे काम कर लिए गए थे। वो 85 से लागू भी है। लेकिन दुखद स्थिति ये है कि उस कानून में लिखा हुआ है कि प्रत्येक 5 साल में रिवाइज किया जाएगा उनकी सुविधाओं को, राशि को उपलब्धता पर। 2.5 रुपए का टिकट पहले बिक रहा था, अब टिकट बिक रहा है 25 रुपए का, जो उसकी सोर्स ऑफ इनकम। लेकिन उसके बावजूद भी ये आज 15 वर्षों से 1 रुपए की बढ़ोतरी नहीं किया ट्रस्टी कमेटी ने, जिसके लिए हम लोगों ने लड़ाई लड़ी। यहाँ पर धारणा मैंने दिया था 18 में, और धारणे के बाद में ये बात तय हो गई कि साहब इन सुविधाओं को बढ़ाया जाए, चूंकि कानूनी है और हमारे पास फंड भी है। इसके बाद भी आज तक उसे लागू नहीं किया, जिसके लिए ये समिति अभी संकल्प ले चुकी है। समिति आज की बैठक में, अपने ये जो आज बैठक हमने किया है आपका वर्चुअल और फिजिकल मोड दोनों में, इसमें हमारी समिति का निर्णय है कि जो ट्रस्टी कमेटी के द्वारा जो बढ़ोतरी नहीं की जा रही है, जो उसका मैटर ऑफ राइट है, और बार काउंसिल ने भी इस पर एक बार पहल किया 18 में, लेकिन उसके बाद से शिथिल हो गई है। तो ये दोनों की स्थिति को लेते हुए हमारी समिति अपने बैनर के तले भी बिहार के वकीलों के कल्याण से लड़ेगी। साथ साथ एक लाइन और आप बता दें, पेंशन की बात आपने कहा, पेंशन योजना बड़ी कठिन परिश्रम के बाद बिहार स्टेट बार काउंसिल ने पहली बार बिहार के वकीलों के लिए एक कल्प वृक्ष दिया था, एक फैमिली पेंशन योजना चलाया है, जो अभी भी लाइफ में है। लेकिन बिहार स्टेट बार काउंसिल निश्चित तौर पर उसे ठंडा बस्ता में अभी तक डाले हुए है, जिसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। उसकी लड़ाई भी समिति के बैनर के तले हम लोग लड़ने के लिए निर्णय ले चुके हैं। ये भविष्य की रणनीति होगी। और जो अन्याय हुआ है ये चुनाव के दरमियान में, हमें घोर आश्चर्य हो रहा है कि जब अपील पेंडिंग है, अपील के डिसीजन नहीं आए हैं, पब्लिकेशन रोका गया था, उसमें सारे काम किए जा रहे हैं, और हमारे उच्चतम शीर्ष पर बैठे हुए अधिकारी भी इस बात पर चुप्पी साधे हुए हैं, या तो उधर सहयोग कर रहे हैं, जो एक दुखद बात है संस्था के लिए। धन्यवाद जी। तो आपने सुना धर्मनाथ यादव जी को, जिन्होंने विभिन्न मुद्दों पर हिंदी नेशन न्यूज चैनल के साथ चर्चा की। तो देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए देखते रहिए हिंदी नेशन न्यूज। नमस्कार।